दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्ट डोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्ट डोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्ट डोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। बड़ी खबर में आज हम बात करने वाले हैं फिर से चीन की। प्रधानमंत्री का वो बयान जो चीन में वायरल हुआ और फिर उस पर स्पष्टीकरण आया। इस पर हो रही राजनीति पर भी चर्चा करेंगे। गलवान घाटी में बैठकें चल रही हैं, उनमें क्या निकला ये भी जानेंगे। लेकिन जैसी कि रवायत है, हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे दिन का वीडियो, क्योंकि पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान हमें ये सिखाया गया है कि जनता के सरोकारों को तरजीह देनी है, सरकारी प्रचार सामग्री से परहेज करना है। लेकिन जब सरकार खुद दुष्प्रचार करे तब क्या किया जाए? तब खोलनी होती है पोल। ये वीडियो देखिए। भारतीय रेल की यही पहचान, जो कहा वो किया और करेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर की ओर से नोटिफिकेशन CEN जनवरी 2018 में निकाले गए 1681 वैकेंसी में 1579 उम्मीदवारों का चयन किया गया। इनमें 882 उम्मीदवारों के अपॉइंटमेंट जारी किए गए। इन 882 उम्मीदवारों में से 397 जरूरी ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग हो चुकी है। बाकी बचे 485 उम्मीदवारों की ट्रेनिंग 15 जून से शुरू हो चुकी है, जो राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन में रुकी थी। रेलवे की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत पर्याप्त रिक्तियां उपलब्ध नहीं थी, जिस वजह से बाकी जो उम्मीदवार सिलेक्ट हुए उन्हें रेलवे के दूसरे जोन में एडजस्ट किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट रेलवे के 4 अधिकारियों के खिलाफ पोजीशंस के अतिरिक्त आवश्यकता देने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की गई है। इतनी पारदर्शिता के बाद भी मीडिया का एक वर्ग अपॉइंटमेंट के बाद भी नौकरी ना दिए जाने से जुड़ी भ्रामक जानकारी का प्रसार कर रहा है, जो सरासर गलत और फेक है। उम्मीदवारों से आग्रह किया जाता है कि वे केवल इन आधिकारिक संचारों पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे झूठे प्रचार और अफवाहों से भ्रमित न हों। ये वीडियो रेल मंत्री और मोदी कैबिनेट में कद्दावर नेता पीयूष गोयल के दफ्तर ने अपने आधिकारिक हैंडल पर 20 जून को प्रकाशित किया। हमने आपको सरकार बहादुर का पूरा वीडियो दिखाया, वो हिस्सा भी जिसमें हमारी खबर को भ्रामक या फेक बताया गया। गोयल राजनीति में है, जहां कभी पूरी बात बताने की परंपरा नहीं रही, लेकिन हम पत्रकार हैं, हमारे पास पूरी बात बताने के लिए रिसर्च भी है और साहस भी। तो अब हम पीयूष गोयल के फैक्ट चेक करेंगे। दी लल्लन टॉप की एक खास सीरीज है रंग रूट। इसमें हम शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों को रोजाना उठाते हैं। हमारे साथी गौरव श्यामा पांडे ने 1 जून 2020 को इसके तहत एक खबर की। इसमें बताया गया कि 5 फरवरी 2018 को भारतीय रेल ने 26,502 पदों पर वैकेंसी निकाली। सितंबर 2018 में एक और नोटिफिकेशन निकालकर पदों की संख्या बढ़ाकर 64,371 कर दी गई। इन पदों को देश के अलग अलग RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा भरा जाना था। गोरखपुर स्थित रेलवे भर्ती बोर्ड को नॉर्थ ईस्ट रेलवे के लिए 1681 भर्तियां असिस्टेंट लोको पायलट पद पर करनी थी। जुलाई 2019 में इसका फाइनल रिजल्ट आया। पहले 1378 सफल कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा हुई, लेकिन जनवरी 2020 तक सभी की ज्वाइनिंग नहीं हुई। तब कैंडिडेट्स ने प्रदर्शन करना शुरू किया और तब नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर की ओर से एक नोटिस जारी किया गया। कहा गया कि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के पास मात्र 865 वैकेंसी हैं। कार्मिक विभाग और उससे संबंधित मंडल के कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण 2018 में निकली भर्ती में सहायक लोको पायलट की रिक्तियों को 865 की जगह 1681 कर दिया गया था। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी यानी CPO ने तब दी लल्लन टॉप को बताया था कि वैकेंसी हमारे पास मार्च 2021 तक के लिए थी, लगभग 900 की थी। गलती ये हुई कि 450 की जो वैकेंसी थी बनारस में, वो 2 बार फीड हो गई। इस तरह से 450 वैकेंसी बढ़ गई।
अब जब वैकेंसी बढ़ गई तो हमने बोर्ड को लेटर लिखा है कि वैकेंसी हमारे पास सरप्लस हो गई हैं, तो बोर्ड की ओर से कार्रवाई चल रही है। जिस स्टाफ ने गलती की है उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई हो रही है। पीयूष गोयल ने अपने कथित फैक्ट चेक में रेलवे की इस हास्यास्पद भूल को स्पष्ट किया गया कहकर लपेट दिया। यह स्पष्टीकरण नहीं, भूल का इजहार था। दी लल्लन टॉप ने अपनी खबर में शैलेंद्र कुमार के हवाले से यह भी बताया था कि जिन कैंडिडेट्स को नॉर्थ ईस्ट रेलवे में ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी उन्हें दूसरे जोन में ट्रांसफर किया जाएगा। इस बाबत 20 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने एक लेटर रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को लिखा। इसे 4 महीने बीत चुके हैं, फिर भी पीयूष गोयल ने अपने वीडियो में यह नहीं बताया कि यह प्रक्रिया पहुंची कहां तक है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जिन जगहों पर आरआरबी गोरखपुर के कैंडिडेट्स को समायोजित किया जाएगा वहां की वेटिंग लिस्ट में पहले से मौजूद कैंडिडेट्स का क्या होगा, क्योंकि जब भी किसी भर्ती का फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें कुल सीटों के 1.5 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाता है ताकि खाली रह गई सीटों को भरा जा सके। इसलिए पीयूष गोयल को उस जोन के वेटिंग लिस्ट में शामिल कैंडिडेट्स को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। मंत्री जी को हमारी सलाह है कि जैसी कार्रवाई उन्होंने नॉर्थ ईस्ट रेलवे के 4 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ की, वैसे ही अपनी सोशल मीडिया रिसर्च टीम के खिलाफ भी करें। कम से कम संज्ञान तो जरूर लें, क्योंकि जितनी बातें उन्होंने वीडियो में बताई वो सारी तो हमारी रिपोर्ट में भी थी और पुष्टि के लिए रेलवे के अधिकारियों के बयान थे। तब खबर हमारी भ्रामक कैसे हो गई? और अगर हमारी खबर भ्रामक है तो मंत्री जी का वीडियो सही कैसे हो गया? क्योंकि दोनों में बातें तो वही हैं। हमारी वेबसाइट पर इस खबर को लेकर और भी बातें हैं, उन्हें देखने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। अगर मंत्री जी की टीम इस मुफ्त ज्ञान को नहीं ले पाई तो हमें खेद है। हम अपनी रिपोर्ट के साथ मजबूती से खड़े हैं। बताना पीयूष गोयल के दफ्तर को चाहिए कि उन्होंने एक भ्रामक वीडियो क्यों ट्वीट किया, उसमें अधूरी जानकारी क्यों है, उसमें उन सवालों के जवाब क्यों नहीं हैं जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, जिन्हें हमने अपनी रिपोर्ट्स में जगह दी। पिछले दिनों से ये सरकारों का मोडस ऑपरेंडी हो गया है। गंभीर सवाल उठाती किसी भी खबर का स्क्रीनशॉट लो, उस पर लाल रंग में फेक और भ्रामक का ठप्पा लगाओ और ट्वीट कर दो। कोई रिसर्च नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, कोई तथ्य सामने नहीं रखना। और विडंबना ये कि तथ्य की काट दावे से की जाती है, तथ्य से नहीं। मंत्री जी ये जाने कि फैक्ट चेक के लिए खास ट्रेनिंग चाहिए होती है। हमारे यहाँ पड़ताल नाम से एक टीम है, फैक्ट चेक करती है, उसने बाकायदा ट्रेनिंग ली है। चाहे तो मंत्री जी अपनी सोशल मीडिया टीम को हमसे संपर्क करने को कह दें, हम पूरे देश को फैक्ट चेक बताते हैं, उनको भी बता देंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, मंत्री जी और उनका दफ्तर अपना वक्त अनर्गल फैक्ट चेक की जगह अपने मंत्रालय से जुड़े गंभीर सवालों के जवाब देने में लगाए तो उसमें हमारा और देश का भला है। बाकी लल्लन टॉप रंगरूट सीरीज के तहत पूरे देश में, चाहे वो केंद्र सरकार की भर्तियां हो या अलग अलग राज्य सरकार की भर्तियां हो, जहां जहां विद्यार्थियों के साथ गड़बड़ी हुई है, छलावा हुआ है, उनके सवाल, उनके मुद्दे पुरजोर ढंग से उठाता रहेगा। शो को आगे बढ़ाते हैं, दिन की सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 14,821 नए मामले आए और 445 मौतों की घोषणा हुई। 9,440 लोग ठीक भी हुए और इन सबको मिलाकर भारत में कुल मामले हो गए हैं 4,25,282। मौतें हुई हैं 13,699 और ठीक हुए हैं 2,37,196। आप कोई भी अखबार खोल कर देखिए, नजर आएगा क्या हमारा पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर का स्वास्थ्य ढांचा किस तरह चरमरा रहा है। दिल्ली में सभी मामलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बिना ऑक्सीजन के मर जाने की खबरों से मीडिया रपटें भरी पड़ी हैं। निजी अस्पतालों में इलाज का बिल लाखों में जा रहा है, लेकिन सरकार किसी जल्दी में नजर नहीं आ रही। याद करिए, महामारी की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा था? टेस्ट टेस्ट टेस्ट। भारत पहले भी टेस्टिंग में फिसड्डी था, आज भी है। 21 जून को भारत में सिर्फ 1,43,267 टेस्ट हुए। सरकार बताएगी कि हमने तो टेस्टिंग क्षमता को दोगुना कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बताएगी कि 4.25 लाख मामलों को 10 लाख होने से पहले रोकने के लिए असल में चाहिए कितने टेस्ट और कितनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का गर्व किसी काम नहीं आता जब हमें ये बताया जाता है कि अब तक हम अपनी आबादी का 1% का भी टेस्ट नहीं कर पाए, जबकि हवाई जहाज से लेकर ट्रेन तक सब चालू हो गया। अब नागरिक नियति के हवाले हैं, लेकिन सरकार बहादुर को नागरिक नजर नहीं आ रहे। उन्हें नजर आ रहे हैं वोटर जिन्हें उनके राज्य के नाम पर बनी रेजिमेंट का नाम बताकर बहलाने का काम शुरू हो चुका है। दूसरी सुर्खी नेपाल से है, माने वो देश जो तमाम राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की दुहाइयों के बावजूद हमारे खिलाफ होता जा रहा है।
पहले नेपाल की संसद ने एक ऐसा कानून पास किया जिसके तहत भारत के इलाकों को नेपाल के नक्शे में मिला दिया गया। अब वहां एक संसदीय पैनल ने देश के नागरिकता कानून को बदलने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत किसी विदेशी महिला को नेपाल के नागरिक से शादी के बाद नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना होगा। अब दुनिया का नक्शा उठाकर नेपाल को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस कानून का सबसे बड़ा असर कहां होगा। भारत पर। हिमालय की तराई का इलाका नेपाल में भी आता है और भारत में भी। नेपाल में रहने वाले मधेशियों के भारत में शादी ब्याह में संबंध बेहद आम है। अगर नागरिकता कानून बदलता है तो मधेशियों के साथ साथ इनके भारतीय रिश्तेदारों के भी हित प्रभावित होंगे। एक कानून को बदल देने से कहीं ज्यादा बड़ी बात उस संदेश की है जो इस कदम में छिपा है। कुछ ही दिन बीते जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। नेपाल की संसद का यह प्रस्ताव इन्हीं संबंधों पर चोट करता है। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के कानपुर से एक परेशान करने वाली खबर आई। यहाँ के एक सरकारी शेल्टर होम में 15 जून को कोरोना संक्रमण का पहला मामला मिला, लेकिन बिल्डिंग को पूरी तरह सील नहीं किया गया। 100 लड़कियों के लिए बने शेल्टर होम में 171 लड़कियों को रखा गया था। इन 171 में से 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इन 57 में से 5 लड़कियां गर्भवती भी हैं। इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक 15 और 17 जून को बड़ी संख्या में मामले सामने आने के बावजूद स्टाफ और दूसरी लड़कियों को आइसोलेट नहीं किया गया। 19 जून को जब 16 और लड़कियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब जाकर प्रशासन ने बिल्डिंग को सील किया। कानपुर के पुलिस कमिश्नर सुधीर महादेव ने कहा है कि शेल्टर होम चला रहे अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाएगी। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज फिर बात भारत और चीन के बीच झगड़े की। 15 जून वाली घटना को आज एक हफ्ता पूरा हो गया, लेकिन अब भी ये कहा नहीं जा सकता कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ है। गलवान घाटी में 20 जवानों की मौत के बाद सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि जवानों को हथियार नहीं ले जाने दिया। इस बाबत अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। ये शब्द हम अमूमन सुनते हैं जब भी सीमा पर कुछ होता है। सरकार कह देती है फ्री हैंड दे दिया। सुनकर लगता है कि फ्री हैंड नाम का एक बटन था जिसे कोई दबाना भूल गया था, अब दबा दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार वाकई इस जुमले को लेकर गंभीर है तो इस पर बात होनी चाहिए कि फ्री हैंड का मतलब क्या निकाला जाए। क्या अब LAC पर हथियारों का इस्तेमाल होने लगेगा? क्या अब 15 जून वाली स्थिति में अगर वैसी स्थिति दोबारा होती है तो जवान हथियार ले जाएंगे? क्या राजनयिक परिभाषाओं में इस बात का मतलब ये हुआ कि भारत और चीन के बीच हथियार नहीं चलाने वाला जो करार था, भारत उससे आगे बढ़ रहा है? सुनिए रक्षा विशेषज्ञ इसका क्या मतलब समझते हैं। एक बार सरकार ने फिर स्पष्ट कर दिया गया है कि सैनिकों को कोई भी कमी नहीं है और उन्हें फुल इख्तियार है कोई भी तरह से किसी तरह से रिटेलिएट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा बयान है, शायद पहली पॉलिसी से हटके है, क्योंकि पहले पॉलिसी में हथियार का यूज जो शायद मना था, पर पर्सनल वेपन ले जाने हमेशा ऐसे जो पेट्रोलिंग पे हमेशा ले जाते रहे ट्रुप्स, तो वो उसके ऊपर में पता नहीं पहले कैसे ये मिस हो गया। पर एक बार सरकार ने जो क्लैरिटी दी है उससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें कोई भी जो इस तरह के हमले की साजिश कर रहा है या इस तरह के हमले की प्लानिंग कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब देने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। फ्री हैंड वाली बात पर एक और सवाल है जिसका जवाब मांगा जाना चाहिए। क्या फ्री हैंड न होना 20 जवानों की मौत का कारण था? अगर ऐसा है तो फ्री हैंड का न होना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या इस व्यक्ति या संस्था का पता लगाकर जिम्मेदारी तय की जाएगी? आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि सेना के रिटायर्ड अधिकारी फ्री हैंड को लेकर क्या सोचते हैं। हमने 19 जून को आपको लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग रिटायर्ड उनके हवाले से बताया था कि असाधारण स्थितियों में जैसे जवानों की जान का खतरा होने जैसी स्थिति में कोई संधि मौके पर मौजूद कमांडर को उचित फैसला लेने से नहीं रोकती है। वो गोली ही नहीं तोपखाना भी चलवा सकता है। माने फ्री हैंड तो पहले से था, लेकिन अगर ये पहले से था तो फिर अब क्यों देना पड़ा? ये बात आपको जलेबी की तरह घूमती हुई लगेगी, लेकिन ये सवालों की वजह से नहीं है, ये जवाबों के अभाव का नतीजा है। वापस लौटते हैं सरकार की तैयारियों पर। सरकार युद्ध जैसी स्थिति से भी निपटने की तैयारी कर रही है। 21 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। सेनाओं में जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। इन तैयारियों के साथ साथ चीन के साथ भी बातचीत चल रही है। आज भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। लद्दाख के चुशुल गांव के पास LAC के दूसरी तरफ मोल्दो में ये बैठक हुई। इसमें भारत की अगुवाई 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की।
सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन को बता दिया कि अब भारतीय सेना को LAC पर हथियार चलाने की अनुमति दे दी गई है, यानी रूल ऑफ एंगेजमेंट का बदलाव बता दिया गया। इसके अलावा भारत चाहता है कि लद्दाख में 4 मई से पहले वाली स्थिति ही रहे, यानी 4 मई के बाद चीनी सेना पेंगोंग लेक और गलवान इलाके में जितनी आगे आई है वहां से पीछे लौटे। आज की तरह ही कोर कमांडर स्तर की एक बैठक 6 जून को भी हुई थी, जिसमें गलवान घाटी से पीछे हटने की बात हुई थी और इसी गलवान घाटी में फिर 15 जून को दोनों सेनाओं में हिंसक झड़प हुई थी। हिंसक झड़प कैसे हुई थी, इसे लेकर भी अब नई जानकारी आई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले चीनी सैनिकों ने कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू पर हमला किया था, जिसके बाद उनके साथ मौजूद जवानों ने गुस्से में चीनी सैनिकों पर भी हमला कर दिया। उनके पास धारदार हथियार थे। भारतीय सैनिकों ने उनके हथियार छीनकर उन्हीं पर हमला किया। रिपोर्ट में लेह के अस्पताल के डॉक्टरों के हवाले से लिखा गया है कि जो जवान हमारे शहीद हुए उनके शरीर पर धारदार हथियारों के कई निशान थे, कुछ के हाथ पांव में कई फ्रैक्चर भी थे। प्रधानमंत्री के बयान पर विवाद शुक्रवार यानी 19 जून से ही शुरू हो गया था। 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की और बैठक के बाद समाचार एजेंसियों के हवाले से प्रधानमंत्री का एक बयान आया। पीएम ने कहा कि ना वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। देश के प्रधानमंत्री के इस बयान से हर किसी को हैरानी हुई। सबसे ज्यादा तो डिफेंस मामलों के उन जानकारों को जो लगातार कह रहे थे कि गलवान घाटी में चीन भारत के इलाके में घुस आया है और इसी की वजह से दोनों देशों की सेनाओं में झगड़ा चल रहा था। प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठने लगे कि जब कोई हमारी सीमाओं में घुसा ही नहीं था तो क्या चीन के इलाके में घुसने की वजह से 15 जून को हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। उधर चीन वाले भी कहने लगे कि जो भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही तो हम भी कह रहे हैं कि हम भारत के इलाके में नहीं घुसे, भारत वाले हमारे इलाके में घुस आए। प्रधानमंत्री भारत की सीमा में किसी के नहीं घुसने की बात कह रहे थे, जबकि विदेश मंत्रालय मान रहा था कि चीनी सैनिकों ने LAC के पार भारत के इलाके में घुसपैठ करके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। 17 जून को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज भी जारी की थी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से कहा था कि वो गलवान घाटी में हमारे इलाके में स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे और उसी को रोकने की वजह से योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जवानों पर हमला किया गया। तो जब प्रधानमंत्री के इस बयान पर बवाल हुआ तो सरकार पहले बैकफुट पर आई। फिर शनिवार यानी 20 जून को प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से एक बयान जारी हुआ। इसमें कहा गया कि पीएम के बयान का जानबूझकर गलत मतलब निकाला गया। पीएम सिर्फ गलवान घाटी में घुसपैठ नहीं होने की बात कह रहे थे और घुसपैठ रोकने के लिए ही तो जवानों ने शहादत दी थी। पीएम दफ्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सफाई शनिवार तक आई, लेकिन तब तक नैरेटिव बदलने की कोशिश हो चुकी थी। किसी नेता के बयान के बाद पाकिस्तान में पटाखे फूटने वाला मेटाफर हमारी राजनीति में खूब चलता है और अगर पटाखे फूटने का मतलब खुशी मनाना है तो पीएम मोदी के शुक्रवार वाले बयान के बाद चीन में खूब पटाखे फूटे। चीनी मीडिया में पीएम के बयान की खूब तारीफ हुई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस बयान के बारे में लिखा कि पीएम मोदी समझते हैं कि उनका देश चीन के साथ अब और झगड़ा नहीं कर सकता, इसलिए वो मामला शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। अखबार में लिखा गया कि जब भारत का पाकिस्तान के साथ झगड़ा होता है तो उग्र राष्ट्रवादियों के दबाव में सरकार को जवाबी ऑपरेशन करने पड़ते हैं, लेकिन जब चीन की बात आती है तो मामला अलग है। इसके अलावा चाइना डेली में लैंग जियानशु नाम के डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से लिखा गया कि दक्षिणपंथी बीजेपी उग्र राष्ट्रवाद का हिंदुत्व एजेंडा आगे बढ़ा रही थी, लेकिन उम्मीद है कि अब पीएम मोदी अपने बयान पर कायम रहेंगे। इसके अलावा चीन सरकार भी दुनिया को ये बताने में लग गई कि भारत के साथ झगड़ा हमने शुरू नहीं किया, यानी देश के प्रधानमंत्री के एक बयान की वजह से भारत के स्टैंड पर सवाल उठने लगे। सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी उठे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान ने भी आज सुर्खियां बटोरी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बहुत सावधान होना चाहिए। हम सरकार को आगाह करते हैं कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति तथा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अभी विपक्ष के नेता हैं। सरकार पर सवाल उठाने का उनका हक भी है और विपक्षी ये करते भी हैं। लेकिन क्या पीएम नरेंद्र मोदी की बात का गलत मतलब निकाला गया, जैसा कि बाद में पीएमओ की तरफ से कहा गया? पीएमओ की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री गलवान घाटी की बात कर रहे थे, न कि पूरे लद्दाख की। अब ये गलवान घाटी वाला मामला क्या है, ये नक्शे से समझिए। गलवान नदी अक्साई चीन वाले इलाके में काराकोरम की पहाड़ियों से निकलती है। ये करीब 80 किलोमीटर पश्चिम में चलकर श्योक नदी में मिलती है।
नदी के दोनों तरफ की घाटी को गलवान घाटी कहते हैं। चीन का कहना है कि पूरी गलवान घाटी का इलाका उसका है, यानी श्योक नदी में संगम होने तक पूरा इलाका चीन अपना बताता है। लेकिन भारत जिस एलएसी को मानता है उसके हिसाब से गलवान घाटी का पश्चिमी हिस्सा भारत का है। गलवान घाटी में भारत छोटी सड़कें बना रहा है जिसका चीन विरोध करता है। मई के महीने में चीनी सेना एलएसी से पश्चिम की तरफ यानी भारत के इलाके में आ गई। वहां निर्माण का काम शुरू कर दिया। भारत ने इसका विरोध किया, चीनी सेना को पीछे हटने को कहा, यानी यथास्थिति बनाए रखने को कहा। इस पर सहमति 6 जून वाली कोर कमांडर स्तर की बैठक में भी हुई, लेकिन चीनी सेना ने यह इलाका पूरी तरह से खाली नहीं किया और इसी के चलते 15 जून को हिंसा भी हुई थी। अब दोनों सेनाओं के बीच इस गलवान घाटी के मसले को सुलझाने के लिए बातचीत हो रही है। वो झगड़ा सुलझाने की कोशिश हो रही है जो चीनी सेना ने भारत के इलाके में दाखिल होकर शुरू किया था, वो बात जिसकी भारत के प्रधानमंत्री तस्दीक नहीं करते। हम चीनी मीडिया की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। चीनी मीडिया एक तानाशाही रिजीम के अंडर में आती है, वहाँ सेंसरशिप है और वहाँ पर सरकार की हाँ में हाँ मिलानी होती है। वहाँ पर भारत जैसा वाइब्रेंट लोकतंत्र नहीं है जहाँ पर हर कोई आलोचना के दायरे में आता है और देश की सुरक्षा के मसले पर पूरी तरह से एक होता है। लेकिन हमारी एकता जिम्मेदारियों के साथ आती है और एक जिम्मेदारी ये भी है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो सोच समझकर बयान दें और यदि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है तो फौरन खंडन करें ताकि देश का नैरेटिव ना बिगड़े। इसीलिए हम चीन के उस नैरेटिव का भी खंडन करते हैं जिसमें चीन बार बार कह रहा है। ग्लोबल टाइम्स में आज कहा गया कि हम नहीं बता रहे हैं कि हमारी तरफ से कितने मरे गए क्योंकि हम इस पूरे मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। भारत लोकतंत्र है, यहाँ पर बताया भी जाता है कि कितने शहीद हुए और उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाता है और घटना की जांच भी की जाती है। और इसीलिए चीन की जो मीडिया है, जो वहाँ का ट्विटर है, जो लोकल ट्विटर है वहाँ का वीवो वगैरह, वहाँ पर चीन के नागरिक लगातार चीन की सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। भारत और चीन में ये लोकतंत्र का फर्क है, ये फर्क बना रहे और हम अपने नेताओं से उनकी जवाबदेही बनाए रखने के लिए कहते रहें, तभी भारत आगे बढ़ेगा, भारतीय ढंग से आगे बढ़ेगा। आज के लल्लन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपको सुनाते हैं लटक के तहत यानी लल्लन टॉप कविताओं के तहत, जो इंस्टाग्राम पे लल्लन टॉप की नई पहल है उसके तहत अविनाश मिश्र की ये कविता। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। तुम क्या गई मैं बेसुरा हो गया, जीवन संगीत और वस्तुगत आकर्षण सब बुरा हो गया। मैं पंक्तियों के खो जाने पर भी रोया हूं, तुम तो समूची स्त्री थी।